brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ऐतिहासिक G20 लीडर्स समिट की शुरुआत में महज कुछ घंटों का समय अब बचा हुआ है। G20 दुनिया के 19 सबसे अमीर देशों और यूरोपियन यूनियन का संगठन है। 1999 में शुरुआत के बाद से इसने कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सफलता हासिल की है। उम्मीद भी यही की जाती है। हालांकि आलोचक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे कहते हैं G20 महज एक औपचारिक संगठन भर बनकर रह गया है। समिट्स में लिए जाने वाले फैसले कभी धरातल पर नहीं उतरते। आज के शो में हम इसी सवाल पर विस्तार से एक्सपर्ट से बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि इस बार की G20 समिट खास क्यों है और क्यों इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी G20 की। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के कुछ सबसे कद्दावर नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। वे साथ बैठकर अलग अलग समस्याओं पर मंथन करेंगे। हम G20 परिवार के सदस्यों और उनके राष्ट्राध्यक्षों के बारे में लगातार विस्तार से बता रहे हैं। आप हमारी खास सीरीज G20 360 डिग्री ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे की बात। समिट शुरू होने से पहले हलचल शुरू हो चुकी है। नेताओं के प्लेन्स लैंड होने लगे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो हर्नांडीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान की पीएम फुमियो किशिदा समेत कई नेता भारत पहुंच चुके हैं। एक नजर आप भी डालिए। इस क्लिप में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं दिखाई दिए होंगे। इस वीडियो के शूट होने तक बाइडेन का प्लेन लैंड नहीं हुआ था। नई दिल्ली पहुंचने के बाद उनका प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का प्लान है। बाइडेन के सम्मान में डिनर का आयोजन भी किया गया है। हमने विदेश मामलों के जानकार मनोज भारद्वाज से पूछा, बाइडेन मोदी की मीटिंग की अहमियत क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो भी बातचीत होंगी बहुत ही अहम है, क्योंकि दोनों ही देश बहुत ज्यादा बड़े हैं इकोनॉमी के दृष्टि से, फिनेंस की दृष्टि से। तो अगर देखा जाए, राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए कई संयुक्त प्रयास पर चर्चा करेंगे, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, यूक्रेन के साथ रूस के संघर्ष के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करना, और बहुपक्षीय विकास बैंक जो MDBs है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक लाइक वर्ल्ड बैंक, इनकी क्षमता को बढ़ाना पर चर्चा होगी। और विश्व बैंक और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और गरीबी से बेहतर ढंग से लड़ने के लिए एक एजेंडा होगा, जो कि दोनों देश मिलकर ड्राइव करेंगे। और इसके अलावा चाइना के एक सप्लाई चेन सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो उस चीज को विश्व पटल पे चाइना को एक चुनौती दे सकता है और चाइना का रुतबा जो है वो कम करने में सहायता कर सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत, सऊदी अरेबिया और यूएई के नेताओं के साथ चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रयासों के लिए जुड़ेंगे और वो बातें करेंगे। और मेरा मानना है कि भारत सरकार से लेकर पूरे मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, जिसमें वो गल्फ से कनेक्टिविटी ट्रेन के थ्रू और शिप्स के थ्रू जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने का डिस्कशन चलता आ रहा है, वो उस पर बात करेंगे। अमेरिका का एक यह टेंशन और बढ़ती हुई दिख रही है कि जो उसके सहयोगी देश हैं सऊदी अरब और यूएई, वो चीन के काफी करीब आ रहे हैं, क्योंकि और अमेरिका चाहता है कि भारत के इन्वॉल्वमेंट के साथ G20 प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जिसमें इंडिया और जो गल्फ के देश हैं वो अच्छे से जुड़ पाए, और उसमें यूएस ने काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पिछले कई सालों में। 8 सितंबर को पीएम मोदी ने 2 और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ, दोनों देश G20 के सदस्य नहीं हैं। उन्हें विशेष न्योता देकर बुलाया गया है। खैर, हम मोदी बाइडेन की मीटिंग पर वापस लौटते हैं।
हमने एक्सपर्ट से पूछा क्या इस मीटिंग और G20 समिट दोनों का एक फोकस चीन के कर्ज जाल को काउंटर करने पर भी रहने वाला है। तो G20 का जो असल उद्देश्य है वो तो यही ऋण और जो इकोनॉमी के संकट को उबारने का है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF और जैसे कि सब लोगों ने बोला है, जो शेरपा मीटिंग्स हुई हैं उसमें बहुत गौर से G20 के सभी शेरपाओं ने इस पे काम किया है कि चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको तोड़ा जाए और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस को एक दोबारा तरीके से रिफॉर्म किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की अध्यक्षता में इस G20 में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि FCBD और की जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी, और उसका एक बहुत दिनों से काम चलता हुआ आ रहा है, जो MDB मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को सुधारने और उनके मजबूती करने पर बहुत विचार विमर्श कर रहे हैं। साथ ही इसमें US का एक और रोल आ जाता है, बिकॉज US के ही अपॉइंटेड हैं जो नए विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो उनका फोकस क्लाइमेट चेंज से निपटना, क्लाइमेट फिनेंस को करना, और मेरा मानना है कि रिवर्स क्लाइमेट फिनेंस को रोकने पर भी दबाव देगा इंडिया और उसको ऊपर लेके आएगा, क्योंकि रिवर्स क्लाइमेट फिनेंस जो हो रहा है इस विश्व में इस समय, वो बहुत ही घातक रह सकता है, स्पेशली मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज के लिए। तो इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और होती रही है और होती भी रहेगी। बाइडेन के भारत दौरे को लेकर हमने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड से भी बात की। सुनिए। जी ज़रूर। अमेरिका और इंडिया बहुत सारे मुश्तरके मुफादात है और हम दोनों लोकतंत्र है, हम दोनों ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है और सहयोग करने के मौके बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, शिक्षा, स्टूडेंट मोबिलिटी, स्वास्थ्य, स्पेस और पोषण की सुरक्षित भी। हम इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शिरकत करें और हमारे ख़याल में अमेरिका और इंडिया अपने आप के ताकत इस्तेमाल करके हम दुनिया के लिए बहुत अच्छे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये बस एक हिस्सा भर है, पूरा इंटरव्यू आप लंदन टॉप पर देख सकते हैं। बाइडेन के आने से ज्यादा चर्चा है दो नेताओं के न आने की। चीन पहले ही बता चुका है इस मीटिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनके बदले प्रीमियर ली चियांग आएंगे। प्रीमियर को आप प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, लेकिन चीन में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है। ये पहली बार है जब जिनपिंग ने किसी G20 समिट में हिस्सा लेने से मना किया हो। वो पिछली बार बाली में आए थे मगर भारत नहीं आ रहे। कई हलकों में कहा जा रहा है कि ये भारत को संदेश है। जिनपिंग बताना चाहते हैं कि उनके बिना G20 समिट की प्रासंगिकता कमजोर पड़ जाएगी। इस दावे में कितना दम है? क्या समिट की सफलता पर इसका कोई असर पड़ेगा? ये सवाल हमने पूछा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से। सुनिए उन्हें। देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि गए दिनों अभी ब्रिक्स की समिट हुई थी जोहानिसबर्ग में, और जहां पे ब्रिक्स जो है वो पहली दफा एक काफी अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन हुआ था ब्रिक्स का, जिसमें 6 नए मेंबर्स आए थे। अब देखिए, ऐसा है कि एक व्यू ये है कि चाइना की नजर से अगर आप सोचें तो चाइना, ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है वो चाइना लेड है, बेसिकली चाइना डोमिनेटेड है। और अब जब उसमें और भी ज्यादा मेंबर्स आ गए हैं, जो आप देखते हैं कि ग्लोबल साउथ के बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो डेवलपिंग जो मिडिल ऑर्डर पावर्स हैं वो काफी सारे आ गए हैं। तो ब्रिक्स एक ऐसी ग्रुपिंग है चाइना की दृष्टि से जहां पे चाइना अकेले डोमिनेट करता है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है वो एक तरह से जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है चाइना का, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद जो तमाम स्ट्रेन हुआ है, जो ड्रेन हुआ है, मतलब रशियन इकोनॉमी पर स्ट्रेन पड़ा है और ड्रेन हुआ है रशियन इकोनॉमी पर। तो इसके वजह से अगर आप चाइना की दृष्टि से देखते हैं तो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म कहीं ज्यादा मुफीद है चाइना के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को लेकर, जहां चाइना एक ऑल्टरनेट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना करना चाहता है। उसके बजाय अगर आप G20 को देखते हैं तो G20 में G7 उसका एक हिस्सा है, जिसमें US है, EU है और बाकी जापान जैसे देश हैं, जिनका चाइना से एक 36 का आंकड़ा है बहुत सारी चीजों पर। हालांकि उनकी ट्रेड डिपेंडेंस है, यूरोपियन यूनियन के बारे में अक्सर कहा जाता है, जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि उनकी ट्रेड डिपेंडेंस है, पर उसके बावजूद फ्रिक्शन बहुत सारे हैं। और ये जो देश हैं ये एक ऑल्टरनेट जो मतलब चाइना लेड जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको लेकर ये सहमत नहीं है। तो ये इनका G7 का एक अपना एक आइडिया है दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर को लेकर। तो मेरा कहने का मतलब है कि शी जिनपिंग का ना आना कहीं ना कहीं इस बात को डेफिनेटली इंगित करता है कि शी जिनपिंग
की जो फॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव है, चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव है, वो अब जो ब्रिक्स जिस शेप में है उससे कहीं ज्यादा पूरा होता है। तो चाइना ने अपनी एनर्जीज को वहां पे फोकस किया है। G20 ऑन द अदर हैंड चाइना का आर्च राइवल भारत के लिए एक तरह से हिस्टोरिक मोमेंट है। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि चाइना इस तरह से आकर यहाँ पर इसको भारत के साथ ये सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। दूसरा जो एजेंडा है यहाँ पे, वो कभी भी चाइना द्वारा डोमिनेटेड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक फर्क किस्म का आपको इकोनॉमिक मल्टीलैटरलिज्म दिखता है, एक फर्क किस्म के आपको मल्टी अलाइनमेंट दिखता है। तो इन सारी चीजों के फलस्वरूप एक हमें जो एक शक्ल निकलती हुई दिखती है वो ये, या जिसको जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कहते हैं, वो ये इस तरह से निकलती हुई दिखती है कि अब जब चाइना को ब्रिक्स एक्सपैंड करने के बाद वहां पर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ती नजर आती है, तो वो G20 को अंडरमाइन करना चाहता है कहीं ना कहीं। और G20 के थ्रू इंडिया की जो हिस्टोरिक प्रेसिडेंसी है, इंडिया का जो ग्लोबल साउथ के प्रति कमिटमेंट है, उसको भी अंडरमाइन करना चाहता है। देखिए, क्योंकि चाइना भी अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में हर वक्त मार्केट करता है, और उसके डीप पॉकेट्स हैं और उसका BRI के प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया भर में। तो ये उसके पीछे का समीकरण है। G20 समिट में नहीं आने वाले दूसरे बड़े नेता हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा है। पुतिन भारत नहीं आएंगे, लेकिन खबर है कि वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने की डील कर सकते हैं। क्या पुतिन बातचीत से ज्यादा तरजीह जंग को दे रहे हैं? हमने ये सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और रूसी मामलों के विद्वान डॉक्टर अमिताभ सिंह से। सुनिए उन्हें। देखिए, पुतिन के सामने इमीडिएट कंसर्न जो है वो वॉर ही है, या जिसको वो कहते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। तो उनके लिए, और वॉर में जाहिर है जिस तरह से युद्ध चल रहा है और इतने दिनों से चल रहा है, और उनके कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो उनकी इस युद्ध में मदद कर सके। इस 1.5 साल के युद्ध में कितने लोग हताहत हुए, कितने आर्टिलरी शेल्स यूज हुई, और कितने तरह के गोले बारूद का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर है कमी वहां भी पड़ रही है, और पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। लेकिन शायद वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और यूक्रेन के पक्ष में भी यही कहा जा सकता है कि उनके पास भी गोला बारूद की कमी आ रही है, और अमेरिका और यूक्रेन कई बार इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो उनकी और किम जोंग उन की जो मीटिंग होगी, यानी पुतिन और किम जोंग उन की जो मीटिंग होगी, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा किस तरह आपसी संबंधों को, और आपसी संबंधों में बहुत लिमिटेड वो आपसी संबंध होंगे, वो होगा उनसे आर्टिलरी शेल्स जो 133 बोर के मोर्टार वाले जो शेल्स, आर्टिलरी शेल्स आते हैं, वो रहेंगे। और ज्यादातर जो नॉर्थ कोरिया का रिक्वायरमेंट है वो है फूड ग्रेन, और रूस में फूड ग्रेन की बहुत आयत है। रूस बहुत बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। और दूसरी जो कमी है नॉर्थ कोरिया के पास, वो है कैश, यानी उनके पास कैश नहीं है। और इनके पास कैश है और खाद्यान्न भी है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक तरह का कैश एंड कैरी हो, कि आप हमसे कैश लीजिए और आर्टिलरी शेल्स दीजिए, और कैश नहीं दे सकते, आई मीन जो फूड ग्रेन के बदले आप आर्टिलरी शेल्स दें या कैश ले, जिस तरह से भी वो कर पाए वो करेंगे। तो दोनों के समक्ष दो बड़ी चिंताएं हैं, और शायद किम जोंग उन इसको पहले समझ गए थे जब वो 5 उन देशों में थे जिन्होंने रूस का साथ दिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में युद्ध का समर्थन करके, और ओपनली समर्थन करते हैं, और डॉनबास को रिकॉग्नाइज किया था एज अ स्टेट। तो उनके संबंध तो अच्छे हैं ही। जुलाई 2023 में रूस ने ब्लैक सी ग्रेन डील से अलग होने का फैसला लिया था। डील के तहत रूस ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन से होने वाले अनाज के निर्यात को सेफ रास्ता देता था। इससे पूरी दुनिया में भुखमरी कम करने में मदद मिलती थी, महंगाई भी घटी थी। डील टूटी तो 40 करोड़ लोगों की थाली पर संकट आया है। महंगाई बढ़ने की आशंका भी है। कुछ दिनों पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने पुतिन को मनाने की कोशिश की, मगर पुतिन माने नहीं। एर्दोआन G20 समिट में आ रहे हैं। क्या G20 के देश डील के बाद उपजे हालात का समाधान तलाशेंगे? पुतिन और एर्दोआन, रेसिप तैयप एर्दोआन की मीटिंग हुई थी सोची में करीब 4 दिन पहले आज से, और उस मीटिंग में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा मुद्दा था, यानी जो ग्रेन डील थी वो बहुत बड़ा मुद्दा था।
जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो मैंने देखा है, वो डील मटेरियलाइज नहीं की, क्योंकि पुतिन का कहना था कि जिस तरह ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव यूक्रेन के खाद्यान्नों को दुनिया में भेजने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह रूस के भी खाद्यान्नों को दुनिया में भेजने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके बैंकिंग सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, स्विफ्ट में इनको इंक्लूड किया जाए, और कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दिया जाए उस ग्रेन डील को जो रूस चाहता है उसको करने के लिए। और इसके लिए वेस्ट तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये स्विफ्ट को रिस्टोर कर दें, बैंकिंग सिस्टम रिस्टोर कर देंगे, तो सैंक्शन में बचेगा क्या। तो वो एक बहुत बड़ी शर्त है जिसको पुतिन के शर्त को दुनिया ने मानने से मना कर दिया, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड ने मानने से मना कर दिया है, और पुतिन भी अग्रेसिव हो गए। हाल ही में आपने देखा होगा कि वो नदी के किनारे जो बड़े पोर्ट्स हैं उनके थ्रू रोमानिया भेज के वो यूक्रेन अपना ग्रेन डील कर रहा था, ग्रेन ट्रांसफर कर रहा था पूरे दुनिया को। लेकिन वहां पे जो जो पोर्ट्स थे, जो रिवर पोर्ट्स थे, इस्माइल करके एक जगह है, वहां पर भी इन्होंने मिसाइल से हमला किया और वो पोर्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, और वहां की जो ग्रैनरी है, वहां के जो भंडारण व्यवस्था है, उसको खत्म कर दिया। और रोमानिया ने इसको ऑब्जेक्ट भी कलेक्ट किया था कि जो आर्टिलरी शेल्स है हमारे तरफ भी गिरे, हालांकि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिए थे। तो ग्रेन डील वो अब इस फिराक में है पुतिन की, अगर इनकी ग्रेन डील होगी, इनके अगर पैसे की सुविधा होगी, तो हमारे पैसे की भी सुविधा होनी चाहिए। बॉटम लाइन इनका यही है। तो वहां पर पुतिन और अर्दोआन की डील नहीं हो पाई। लेकिन अर्दोआन कुछ अलग इंटेंशन से पुतिन से मिले थे। उनके कई सारे अपने मुद्दे हैं जो वो उनको सुलझाने गए थे। जैसे एक गैस हब बनाना चाहते हैं वो टर्की में, रूसी गैस हब, और उसमें उसकी बात करने गए थे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेंटर टर्की में बनाने की बात हो रही है, वो उसके लिए बात कर रहे थे। और युद्ध के दौरान हमने देखा है पिछले 18 महीनों में कि तुर्की और रूस काफी नजदीक आए हैं। हालांकि नजदीकियां इनकी 2016 के बाद ही, जब तुर्की में क्रांति हुई थी, सैन्य विद्रोह हुआ था, उस समय से इनकी बन रही है, क्योंकि पूरी तरह से डिक्टेटरशिप हो गया था तुर्की। और वेस्ट ने उस कू को, जो सैन्य विद्रोह था, उसको तो हालांकि उन्होंने कंडेम किया था, लेकिन जिस तरह से दमनकारी एक्टिविटीज तुर्की की हुई थी उसका भी विरोध किया था। इसके विरोध में तुर्की रूस के साथ हाथ बढ़ाया था और उससे दोस्ती की थी। उसके बाद से उनकी दोस्ती काफी बन रही है। यही नहीं, पिछले साल युद्ध के दौरान ही रूस से 50 लाख टूरिस्ट गए थे टर्की में छुट्टियां मनाने, और वहां पर कई सारे जो रूसी आप्रवासी हैं, जो ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं जहां रूस में काम करना पॉसिबल नहीं हो, जैसे आईटी सेक्टर हो या सर्विसेज सेक्टर हो, वो कई सारे वहां पर पूरा झोला बांध के वहां बस गए हैं। उन्होंने अपना घर खरीद लिया या किराए पे ले लिया है, और वो अपना सैन्य आदान प्रदान भी कर रहे हैं, लोग बताते हैं। और साथ में एक लॉजिस्टिकल हब भी हो गया है, जो बहुत सारी चीजें जो सैंक्शन में नहीं मिल पा रही हैं, वो तुर्की के रास्ते चोरी छुपे भेजी जा रही हैं रूस में। इसके अलावा जो टर्की का जो इंटेंशन है कि वो सारे जो पार्टीज हैं वॉर की, उनसे दोस्ती करना। जैसे यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की भी गए थे तुर्की, वहां भी उन्होंने आर्म्स डील किया, यानी बेरख्तार ड्रोन, जो TB5 ड्रोन्स है, उनको और मंगाया है। तो ये दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और नेटो में तो है ही, और अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टेशन है टर्की में। मुझे नहीं लगता है जब पुतिन ने मना कर दिया तो सरगेई लावरोव कोई वैसा अथॉरिटी लेके आए कि यहाँ पर अर्दोआन से मीटिंग करके वो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव फिर से चालू कर पाए, या वेस्ट मान ले उनकी शर्तों को। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, और वो कहीं कोई बात भी नहीं है। अगर मीडिया भी देखें या जो जो मुद्दे हैं डिस्कस किए जाने हैं, उन मुद्दों में भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता G20, हाँ G20 ये एक कह सकता है कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव खत्म होने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है, बहुत सारे
जो देश है वो भूखमरी के कगार पर हैं, खाद्यान्नों का दाम बढ़ने लगेगा, इसलिए ये जरूरी है कि ऐसा किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता एटलीस्ट G20 में उस पर कोई समझौता होगा या कोई एक अंडरस्टैंडिंग पे उतरेंगे ये दोनों। इस समिट में पहली बार किसी नए सदस्य को शामिल करने की बात चल रही है। अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया जा सकता है। AU अफ्रीका महाद्वीप में बसे 50 से अधिक देशों का संगठन है। इन देशों में विकास और स्थिरता की सबसे अधिक जरूरत महसूस हो रही है। फिलहाल यहाँ से सिर्फ साउथ अफ्रीका की भागीदारी है। अगर AU मेंबर बनता है तो पूरे महाद्वीप को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमने JNU में अफ्रीकन स्टडीज पढ़ाने वाली प्रोफेसर गायत्री दीक्षित से पूछा, अगर इस समिट में AU मेंबर बन जाता है तो भारत की छवि में क्या अंतर आएगा? क्या भारत डेवलपिंग वर्ल्ड का लीडर बन सकता है? कह सकते हैं कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ किस प्रकार से अपने अलग अलग देशों के साथ सहयोग बनाता है, उनको कैसे आवश्यकताओं में समर्थन करता है, कैसे व्यापारिक राजनीतिक माध्यमों से उनके लाभ के लिए, जिससे कि अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको लाभ होगा। तो ये सब उन चीजों पर निर्भर करेगा कि भारत उनसे कैसे अलग अलग संबंध बना पाएगा। परंतु निश्चित तौर पर देखा जाए तो पूरे 54 कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेटिव है अफ्रीकन यूनियन, वो शामिल होता है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। और G20 के अध्यक्षता जब से मिली है भारत को, तब से ही भारत इसकी एडवोकेसी करता चला आ रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए G20 में। तो वो भारत एक तरीके से जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, एक अलग पोलर वर्ल्ड जो चल रहा था, तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इसको तोड़ करके सभी जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बराबर का हिस्सेदारी मिले, बराबरी से वो सभी जगह अपना स्थान बना पाए, उसकी पुरजोर उसके लिए बोलता रहा है। तो वो उस पे एक छाप पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर भारत की छवि वहां पर और अच्छी होगी। अब जान लेते हैं G20 की प्रासंगिकता पर उठते सवालों के बारे में। हर साल G20 लीडर समिट होती है, अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। आरोप लगते हैं कि जो फैसले लिए जाते हैं उनको अक्सर अमल में लाया नहीं जाता, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आरोप कितने सही हैं और क्या इस बार इस रीति में कोई अंतर दिखेगा? हाँ, तो पहले तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि G20 बेसिकली दुनिया के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को बेहतर बनाने की एक मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो पहले तो उसका जो परफॉर्मेंस है हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, ना कि जियोपॉलिटिकल सवाल जैसे कि यूक्रेन युद्ध पर जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा एटसेट्रा। ये एक अलग संदर्भ है, ये इसका कोर एजेंडा नहीं है। कोर एजेंडा में देखिए क्या है कि फाइनेंस ट्रैक और जो डिफरेंट एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं उनका जो काम है वो एक तरह से कोर एजेंडा है G20 का। और एक बात को और ध्यान में रखना चाहिए कि G20 के ये जो एजेंडा है ये एक देश नहीं तय करता है, बल्कि एक ट्रॉयका सिस्टम तय करता है। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उस एजेंडा को तय करता है। यही ट्रॉयका सिस्टम की खूबसूरती है जो G20 के एजेंडा को एक कंसिस्टेंसी प्रदान करती है। तो पहले तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने पूछा कि जिन पे जो निर्णय लिए जाते हैं या जो एजेंडा है वो काम में कितना आते हैं। हाँ, तो ये भी एक तरह से समझना जरूरी है कि G20 के जो तमाम जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अभी तक क्या काम किए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, कुछ काम जैसे दुनिया को और डेट रेजिलियंट, जो दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं जो कोविड-19 से अफेक्टेड थी, उनकी इकोनॉमीज को में जो डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उनको बहुत उधार लेना पड़ा था, इन सब चीजों को इनमें रेजिलियंस लाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए जो IMF में जो कोटा सिस्टम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स को लेकर, जिसमें काफी फंड तो दिया जा चुका है लेकिन वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इन सारी चीजों के ऊपर जो काम है ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको और भी ज्यादा दुनिया के जो अग्रणी देश हैं उनको सेंसिटिव बनाना, उनकी इकोनॉमीज को इस लायक बनाना कि वो इन पर एक ठोस कदम उठा सकें। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जो G20 के तमाम मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, फिर एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और अब ये समिट लेवल पे मीटिंग हो रही है। यही 3 मेजर मीटिंग्स होती हैं। उसमें से एक्चुअली जो सबसे सक्सेसफुल मीटिंग है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ही रही है, जिसमें हमारी तरफ से निर्मला सीतारमन ने शिरकत करी थी। स्पेशली मैं अगर आपको कुछ की टेकअवेज बताऊं तो
जो इसके पहले इंडोनेशिया में जो कुछ फैसले लिए गए थे पर्टिकुलरली फूड सिक्योरिटी पर, जिसको माटेरा डिक्लेरेशन, जब उसके पहले इटली में हुई थी G20 की समिट, तो तब से जो चला आ रहा है उसके ऊपर बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आपने जो सारा ये मिलेट्स के प्रति जो कमिटमेंट देखा है भारत सरकार का, वो सब उसी माटेरा डिक्लेरेशन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। उसके बाद जो फोकस है जो पब्लिक डेवलपमेंट बैंक्स पे, जो PDBs होते हैं, जिनमें ये हुआ है कि आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को आपको चैनल करना है कि वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी करे और फूड सिक्योरिटी के प्रति भी सेंसिटिव रहे। इन सारी चीजों पे बहुत सारा काम हुआ है। तो ये कहना कि इन पे डिलीवरेबल इनके नहीं आते हैं, ये गलत है। हाँ, बेहतर तरीका ये समझना है, देखिए कि G20 एक वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अब इसके बाद जब आने वाला जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है, वो अब इस प्रोजेक्ट को आगे लेके कैसे चाहता है, ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन भारत की तरफ से चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो, चाहे जो मल्टीलैटरल जो ये बैंक्स हैं, जिनको जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग में जिनका बहुत रोल होता है, वो, चाहे डिजिटल इकोनॉमी को और ज्यादा मैं कहूँ कि जनमानस तक पहुंचाना, जो डिजिटल गुड्स हमने इतने सारे डेवलप करे, क्योंकि भारत इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर दैट, उनको स्टार्टअप 20 के थ्रू दुनिया भर के देशों के सामने प्रेजेंट करना, इन सारी चीजों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि भारत ने जो एक स्पेशल एंगेजमेंट ग्रुप बनाया है, जो पहले नहीं था, जिसको कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप कहा जाता है, DRR, उसमें भी बहुत, मैं कहूंगी कि ये भी एक नया एडिशन है G20 पर। तो कुल मिलाकर अगर इसके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो डेफिनेटली ये कहना कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या 100% फाइनेंशियल इश्यूज अब सॉल्व हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें डेफिनेटली बहुत सारे कदम जो है वो आगे की दिशा में बढ़ाए गए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है और जो इनकमिंग ट्रॉइका है, वो उसको लेकर आगे कैसे बढ़ता है। इस बार की G20 समिट से क्या निकल सकता है? सबसे पहले इस समिट से ये उम्मीद लगाना कि यूक्रेन युद्ध पर एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, ये उम्मीद ही गलत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि G20 का प्रादुर्भाव दुनिया के पॉलिटिकल या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं हुआ था। इसका जो जन्म है ये पर्टिकुलरली 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के आफ्टरमाथ में हुआ था, जब दुनिया में इस बात की अवधारणा और पुख्ता हो रही थी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपल इफेक्ट्स इनके होते हैं। और अब अगर हमें कोई स्टेबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर चाहिए, हमें बैंकिंग सेक्टर को और रेजिलिएंट बनाना है, तो उसके लिए हमें विकासशील देशों के साथ मिलकर वो कदम उठाना पड़ेगा। लिहाजा अगर आप G20 को समझना चाहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने फाइनेंस के लेवल पे, फाइनेंस के जो तमाम रिफॉर्म्स हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स जो है, उन पे जो इन पे क्या काम किया है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे क्या काम किया है, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके लिए क्या किया है। तो इस तरह के जो उम्मीदें हैं वो लगा के रखनी चाहिए। और आई एम श्योर उस पे एक कॉमन कंसेंसस भी हमें इमर्ज होता हुआ डेफिनेटली दिखेगा, बजाय के लगातार इसको कहना कि यूक्रेन पे कंसेंसस बनता है कि नहीं। अब समिट से जुड़ी ताजा अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। 8 सितंबर को G20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या क्या बताया उन्होंने? Global South, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new instruments for financing. If we have to lift vast segments of the population, if we have to make a difference to the global South, technology will be the key driver. And most of the innovations in the world have come from the big tech in the West, and even in China they've come from big tech. But India has created a very unique model of digital public infrastructure, which is open source, open API, is interoperable, and has enabled digital identity for every citizen, has enabled bank account for every citizen, has enabled everyone to do fast payments, has enabled everyone to improve learning outcomes and health outcomes. And during the COVID, we were able to do 2.2 billion COVID vaccinations. और क्या क्या हुआ? कुछ समय पहले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन समेत दूसरे मुद्दों पर समझौते में देरी के लिए चीन को दोषी ठहराया था। अब चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन G20 देशों के साथ सभी पक्षों को लेकर काम करने का इच्छुक है, ताकि इससे कोई सकारात्मक परिणाम निकल सके। इस टिप्पणी को ऋषि सुनक को जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार का मुद्दा उठाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी कुल मिलाकर 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इनमें यूके, जापान, जर्मनी, इटली, UAE, तुर्की, साउथ कोरिया, ब्राजील, EU, नाइजीरिया और कोमोरोस देशों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की बात कही जा रही है। समिट से इतर खाड़ी देशों के साथ रेलवे नेटवर्क बिछाने पर भी सहमति बन सकती है। इसके अलावा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात आगे बढ़ सकती है। G20 पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। 9 और 10 सितंबर को आप ललन टॉप पर लाइव कवरेज देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलने की उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।